हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी फॉर यूपीएससी, पीसीएस एंड एसएससी एग्जाम्स को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और आज हम लोग एक नए टॉपिक के स्टार्ट करने वाले हैं, लेजिस्लेचर। ठीक है, हम लोगों ने पिछले पार्ट तक जो है एग्जीक्यूटिव का पार्ट कंप्लीट कर लिया है और लेजिस्लेचर को आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमारी एनसीईआरटी है क्लास 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसका जो चैप्टर नंबर 5 है लेजिस्लेचर, उसके बारे में बात करेंगे। और उसको चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद फिर हम आगे अपने जो अदर सोर्सेज हैं, लक्ष्मीकांत प्लस अदर सोर्सेज से इस टॉपिक को पूरा आगे बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, चलते हैं अपनी बुक की तरफ। देखिए, चैप्टर 5 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेजिस्लेचर के ऊपर ये चैप्टर है। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? अगर हम वैसे बात करें, लेजिस्लेचर को जनरली समझा जाता है एक लॉ मेकिंग बॉडी की तरह, ठीक है, या फिर अगर हिंदी में इसका हम देखें तो नाम कहा जाता है विधायिका। ठीक है, जिसकी एग्जीक्यूटिव होती है कार्यपालिका, जो एग्जीक्यूट करती है फंक्शंस को। उसी प्रकार से लेजिस्लेचर जो है, जो विधायी काम करती है, यानी कि जो लॉ संबंधी काम करती है, दैट इज योर विधायिका। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल यही पूछा गया है कि वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, कि हमें पार्लियामेंट की या हमें संसद की जरूरत क्यों है। देखिए, लेजिस्लेचर इज नॉट मेयरली अ लॉ मेकिंग बॉडी। लेजिस्लेचर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है, या सिर्फ एक ऐसी बॉडी नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ कानून ही बनाती है। लॉ मेकिंग इज बट वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर। तो सबसे पहली चीज आपको ये बड़े क्लियर तरीके से माइंड में रखनी है कि लॉ मेकिंग यानी कानून बनाना लेजिस्लेचर का एक काम है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे काम है, उसमें से एक काम जो है वो कानून बनाना भी है। सिर्फ और सिर्फ कानून बनाना ही इसका काम नहीं है। ठीक है, इट इज द सेंटर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। ठीक है, ये जो जितने भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस है, यानी कि जो लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रोसेसेस हैं, उनका ये केंद्र है, सेंटर है। कैसे? इट इज पैक्ड विद एक्शन। यहां पर आपने सुना होगा कि वॉकआउट्स होते रहते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन, यूनानिमिटी, कंसर्न एंड कोऑपरेशन, इस तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें क्या है, इनको हम लोग बाद में डिटेल में समझेंगे। ऑल दीज सर्व वेरी वाइटल पर्पसेस, और ये जितने भी सारे एक्शंस हैं, इनके अपने अपने पर्पस जो है वो है। ठीक है, मतलब इनसे अलग अलग तरीके के पर्पस जो है वो सर्व होते हैं। Indeed, a genuine democracy is inconceivable without a representative, efficient and effective legislature. ठीक है, क्योंकि अगर हम लोगों ने डेमोक्रेसी की बात करी है, जैसे डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहां पर लोगों की सुनी जाती है, या आप कह सकते हैं कि जो देश की सरकार है या जो देश की लेजिस्लेचर है उसको कौन चुनता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। ठीक है ना, हमने इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन की बात समझी थी। तो डेमोक्रेसी का एक अभिन्न अंग तो इलेक्शन भी है, चुनाव भी है। और चुनाव किसका होगा? चुनाव लेजिस्लेचर्स का ही होना है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि अगर एक जेन्युइन डेमोक्रेसी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम ये कहें कि जेन्युइन डेमोक्रेसी जो है वो इनकंसीवेबल है, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं जेन्युइन डेमोक्रेसी की, तो वहां पर एक रिप्रेजेंटेटिव, एफिशिएंट और इफेक्टिव लेजिस्लेचर भी होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज अगर एक इस तरीके की लेजिस्लेचर नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। द लेजिस्लेचर ऑल्सो हेल्प्स पीपल इन होल्डिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंटेबल। अब जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी कि जिनका चुनाव हम लोग करते हैं, उनको अकाउंटेबल भी बनाया जाता है लेजिस्लेचर के थ्रू ही। अकाउंटेबल का मतलब हो गया जवाबदेह। ठीक है, दे आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्ट्स ऑफ ओमिशंस एंड कमीशंस। इसको बाद में हम समझेंगे, हम लोगों ने पहले भी थोड़ा बहुत चीजें बातें समझी है, तो उसी तरीके की चीजें यहां पर भी है। ठीक है, तो दिस इज इंडीड द वेरी बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यानी कि एक सिंपल वर्ड में अगर आप लोगों को पूछा जाए कि वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, तो आपको क्या जवाब देना है कि पार्लियामेंट इज नीडेड, या फिर आप कह सकते हैं पार्लियामेंट फॉर्म्स द वेरी बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हैं कि जेन्युइन डेमोक्रेसी इज इनकंसीवेबल विदाउट अ रिप्रेजेंटेटिव, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव लेजिस्लेचर। ठीक है, यानी कुल मिला के बात क्या है कि अगर हमें एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर पार्लियामेंट का होना या लेजिस्लेचर का होना जो है वो अत्यंत आवश्यक है, जरूरी है। ठीक, चलिए आगे देखिए। येट इन मोस्ट डेमोक्रेसीज लेजिस्लेचर्स आर लूजिंग सेंट्रल प्लेस टू द एग्जीक्यूटिव। ठीक है,
बहुत सारी डेमोक्रेसीज में इस तरह की चीज हो रही है कि जो लेजिस्लेचर है उसका महत्व ऐसा थोड़ा सा कम होता जा रहा है इन कंपैरिजन टू एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव जो है वो ज्यादा पावरफुल होती जा रही है। इंडिया में भी क्या हो रहा है, इंडिया में भी यही चीज हो रही है। द कैबिनेट इनिशिएट्स पॉलिसीज, सेट्स द एजेंडा फॉर गवर्नेंस एंड कैरीज देम थ्रू। इंडिया में भी हमें पता है कि कैबिनेट, हमें पता है कैबिनेट क्या होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनको कंस्टिट्यूट करके कैबिनेट बनती है ना। तो कैबिनेट जो है वही कुछ पॉलिसीज को इनिशिएट करते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट गवर्नेंस के लिए एजेंडा क्या रहेगा उसको डिसाइड करते हैं, और उन जो एजेंडा है उसको कैरी फॉरवर्ड या पॉलिसी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। दिस हैज लेड सम क्रिटिक्स टू रिमार्क दैट द पार्लियामेंट हैज डिक्लाइन। तो कुछ जो आलोचक हैं, जो क्रिटिक्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि पार्लियामेंट जो है वो डिक्लाइन हो चुकी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट जस्ट एक मेयर बॉडी बन के रह गई है, ठीक है। पार्लियामेंट का कोई ऐसा इफेक्टिव रोल जो है वो नहीं रहा, या आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट की जो इफेक्टिवनेस है वो थोड़ा सा कम हो गई है, ठीक। बट इवन वेरी स्ट्रॉन्ग कैबिनेट्स मस्ट रिटेन मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, ठीक है ना, कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी कैबिनेट की, यानी किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, तो उसके पास लेजिस्लेचर की क्या होनी चाहिए, मेजोरिटी तो होनी चाहिए। अगर उसके पास मेजोरिटी नहीं होगी तो क्या होगा, फिर वो नहीं रह सकती, कैबिनेट नहीं रह सकती, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं रह सकती है, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग लीडर हैज टू फेस द पार्लियामेंट एंड आंसर टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। ये बात भी सही है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम लोगों ने बात की थी। हमने ये बात करी थी कि किस तरीके से किसी भी मिनिस्टर को जो है अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है, उसको जवाबदेह बनाया जा सकता है। तो वो सब किसके थ्रू हो सकता है, पार्लियामेंट के थ्रू ही हो सकता है। तो हेयर इन लाइज द डेमोक्रेटिक पोटेंशियल ऑफ द पार्लियामेंट। तो दीज आर ऑल योर डेमोक्रेटिक पोटेंशियल्स, कि पार्लियामेंट का क्या रोल है या पार्लियामेंट क्या क्या रोल परफॉर्म कर सकती है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डेमोक्रेटिक एंड ओपन फोरम ऑफ डिबेट, ठीक है। ये सबसे ज्यादा ओपन भी है और सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक भी है, किसके लिए, डिबेट वगैरह करने के लिए। ऑन अकाउंट ऑफ इट्स कंपोजिशन इट इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि अगर हम ऑल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उसमें से सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है। गवर्नमेंट के ऑर्गन्स क्या क्या है, जैसे कि हमारा एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है और हमारा जुडिशरी है। तो इन सब में से सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव जो है वो यही है, यानी कि लोगों का, डायरेक्ट लोगों का जो प्रतिनिधित्व है वो सबसे ज्यादा लेजिस्लेचर में ही देखने को मिलता है, ठीक। और इन सब के ऊपर अगर हम बात करें तो इट इज वेस्टेड विद द पावर टू चूज एंड डिसमिस द गवर्नमेंट। ये सरकार चुन भी सकती है और सरकार को डिसमिस भी कर सकती है। चुन कैसे सकती है, जो मेजोरिटी पार्टी होगी, ठीक है, वो सरकार बनेगी। और डिसमिस कैसे कर सकती है, हमें पता है नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू हो सकता है, या फिर अगर मेजोरिटी लूज हो जाती है तो उसके थ्रू हो सकता है। तो ये दोनों चीजें भी यहां पर है, यानी कि ये सारी की सारी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट की पोटेंशियल्स हैं, या आप कह सकते हैं पार्लियामेंट्स के ये पावर है, ठीक है। पहला तो क्या हो गया, पहला पावर यहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये है, ठीक है, कि हर कैबिनेट को, जो स्ट्रॉन्ग कैबिनेट है उसको मेजोरिटी रिटेन करनी है। दूसरी बात यह है कि किसी भी लीडर को, कोई कितना भी मजबूत लीडर हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग लीडर हो, उसको पार्लियामेंट को फेस करना पड़ेगा और उसको पार्लियामेंट के सेटिस्फेक्शन के लिए जवाब देना पड़ेगा, ठीक है, ये भी चीज है। देन इट इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक एंड ओपन फोरम ऑफ डिबेट, ये भी है। इसके बाद मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी है। एंड इट हैज वेस्टेड विद द पावर्स टू चूज एंड डिसमिस द गवर्नमेंट। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि पार्लियामेंट के पोटेंशियल्स क्या क्या है या फिर पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या क्या है, तो ये 4-5 पॉइंट जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। व्हाई डू वी नीड 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए, आपको पता होगा कि हमारी जो संसद है उसमें 2 हाउसेज है, ठीक है, एक अपर हाउस है और एक लोअर हाउस है। अब देखते हैं इसकी जरूरत क्यों है, यही चीज यहां पूछी गई है कि व्हाई डू वी नीड 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। हम पिछले पैराग्राफ में ये तो समझ गए कि चलिए ठीक है, पार्लियामेंट की जरूरत तो हमें है, संसद की जरूरत तो हमें है, हम समझ गए उसके क्या रोल क्या फंक्शंस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके 2 सदनों की जरूरत फिर क्यों है, ठीक है। देखिए, पहली चीज तो यहां पर एक चीज बड़ी साफ साफ तौर पे दी गई है जो आप लोगों के माइंड में भी क्लियर होनी चाहिए कि जो टर्म है पार्लियामेंट, इट रेफर्स टू द नेशनल लेजिस्लेचर, ठीक है। यानी कि जो हमारा सेंटर में जो लेजिस्लेचर है वो पार्लियामेंट कहलाया जाता है, संसद कहलाया जाता है। अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर्स की बात करते हैं तो उसको पार्लियामेंट नहीं कहेंगे, उसको क्या कहा जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक। द पार्लियामेंट इन इंडिया हैज 2 हाउसेज। इंडिया के पार्लियामेंट की बात हो रही है, यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात हो रही है, उसमें क्या है, 2 हाउसेज है, 2 सदन है। एंड व्हेन देयर आर 2 हाउसेज इन द लेजिस्लेचर इट इज कॉल्ड अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। यानी कि जब भी लेजिस्लेचर में 2 हाउसेज होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर या फिर द्विसदनीय विधायिका, ठीक है। द 2 हाउसेज ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट आर, कौन कौन से हैं, एक है काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसको राज्यसभा भी कहते हैं, और दूसरा है हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा। लोक मतलब लोग,
ठीक है, और लोक उनकी सभा यानी कि लोक सभा, हाउस ऑफ द पीपल। और सिमिलरली काउंसिल ऑफ द स्टेट्स मतलब राज्य सभा, ठीक है, स्टेट्स मतलब राज्य, और राज्य वालों की जो सभा है दैट इज योर काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द स्टेट्स द ऑप्शन ऑफ एस्टेब्लिशिंग आइदर अ यूनिकैमरल और बाइकैमरल लेजिस्लेचर। कॉन्स्टिट्यूशन में ये पावर राज्यों को दी गई है कि वो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर भी बना सकते हैं या फिर बाइकैमरल लेजिस्लेचर भी बना सकते हैं, ठीक है। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों के पास जो है वो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पर आपको इंडिया का नया मैप देखने को मिल जाएगा। नया मैप कैसे कह रहा हूं मैं, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको लद्दाख भी दिख रहा है, यहाँ पर आपको जम्मू एंड कश्मीर भी दिख रहा है, और इस तरीके से बीच में यहाँ पर ये बॉर्डर भी बना हुआ है, ठीक है। तो ये नया मैप है इंडिया का। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि कौन कौन से 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनीय विधायिका या फिर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है। देखिए, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसने यहाँ पर जो नाम दिए हुए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिए हुए हैं, मैं याद करने का आपको और भी आसान तरीका बता सकता हूँ इसके लिए। फिलहाल आप इसमें एक चीज यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा कि पहले इसमें जम्मू एंड कश्मीर भी था, ठीक है, पहले इसमें जम्मू एंड कश्मीर भी इंक्लूडेड था, तो ये 7 थे। अब जम्मू एंड कश्मीर का क्या हुआ है, आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक यूटी बन चुका है, मतलब 2 यूटी में कन्वर्ट हो गया है, दैट इज यूटी ऑफ JNK, ठीक है, एंड योर यूटी ऑफ लद्दाख, ठीक। तो इसलिए अब यहां पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर खत्म हो गया है, लेकिन ये जो यूटी ऑफ JNK एंड यूटी ऑफ लद्दाख बने हैं इनका भी स्टेटस सेम नहीं है, ठीक है। यूटी ऑफ JNK में जो है वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उसको कहा जाता है बेसिकली इट्स अ यूटी विद लेजिस्लेचर, ठीक, जैसे कि दिल्ली में है। और कहां पर है यूटी विद लेजिस्लेचर, आपका एक तो जम्मू कश्मीर में हो गया, एक आपका दिल्ली में है और एक आपका पुडुचेरी में है, ठीक है, ये 3 जगह है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और बाकी ये जो यूटी ऑफ लद्दाख है ये आपका यहां पर सिर्फ और सिर्फ यूटी है, दैट इज यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, ठीक, ये चीज को आप ध्यान रखेंगे। और जम्मू एंड कश्मीर का नाम मैं इसलिए आपको यहां पर बता रहा हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले बाइकैमरल लेजिस्लेचर था, अब नहीं है, ठीक है। अब इन 6 को याद कैसे करना है, देखिए 4 अगर आप यहां पर देख लें तो 4 तो यही है, एक महाराष्ट्र है, एक तेलंगाना है, एक आंध्र प्रदेश और एक कर्नाटक है, 4 ये हो गए, और बाकी 2 ये है, यूपी और बिहार, बस ऐसे याद रखेंगे इसको। ज्यादा इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा कोई इसमें टेंशन नहीं लेनी है। यूपी बिहार, ठीक है, यूपी बिहार का नाम जनरली वैसे भी आप लोगों ने कहीं पे भी सुना होगा या रोजमर्रा की बातचीत में भी, तो यूपी बिहार एक ही माना जाता है, मतलब एक ही तरीके से उसको बोला जाता है यूपी बिहार, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसे याद रख लीजिए यूपी बिहार। और साथ में आपका यहाँ पर जो 4 राज्य हैं जिनके बॉर्डर्स लगते हैं आपस में, वो है कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के बारे में क्या है केस, मैंने भी आपको समझा दिया। चलिए आगे देखते हैं। कंट्रीज विद लार्ज साइज and much diversity usually prefer to have 2 houses of the national legislature to give representation to all sections in the society and to give representation to all geographical regions or parts of the country, ठीक है। यानी कि ऐसे देश जहां पर साइज बड़ा है, यानी कि जिन पर साइज बड़ा है, जहां पर डाइवर्सिटी वगैरह ज्यादा है, तो वहां पर क्या है वो प्रेफर करते हैं कि 2 हाउसेस होने चाहिए नेशनल लेजिस्लेचर में, ताकि समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो सके और जितना भी देश का क्षेत्र है, जो भौगोलिक क्षेत्र है, उसका भी प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो सके। तो यहां पर आप लोगों को जवाब मिल जाएगा कि वाई 2 हाउसेस, ठीक, वाई 2 हाउसेस का जवाब आपको यहां पर मिलेगा। यह है जवाब कि जहां पर साइज ज्यादा है और डाइवर्सिटी ज्यादा है वहां पर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होने के लिए, और जहां पर ज्योग्राफिकल रीजन भी बड़ा होगा तो उसका भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए 2 हाउसेस हो जाएंगे की जरूरत यहां पर है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझा दी गई है। इसके बाद बाइकैमरल लेजिस्लेचर के कुछ एडवांटेज भी हैं। देखिए क्या एडवांटेज दिया गया है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर हैज वन मोर एडवांटेज, अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर मेक्स इट पॉसिबल टू हैव एवरी डिसीजन रिकंसिडर्ड। कैसे, देखिए, एवरी डिसीजन टेकन बाय वन हाउस गोज टू अदर हाउस फॉर इट्स डिसीजन। ये बात हो रही है बेसिकली कि लॉ बनाने की जो प्रोसेस है, ठीक है, आगे जाके आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, अगर किसी को पता है तो वो इस चीज को रिलेट कर सकता है कि कोई भी जो लॉ है वो कैसे बनता है। पहले एक बिल होता है, ठीक है, एक विधेयक जिसको बोलते हैं। बिल जो है किसी भी एक हाउस में पेश होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बिल्स, उसको भी हम लोग आगे जाके समझेंगे। जैसे कि मनी बिल वगैरह है तो उसमें हमें पता करना पड़ेगा आगे जाके कि मनी बिल को लेकर राज्यसभा की पावर जो है वो काफी कम है, ठीक है, और वो क्यों है वो सब चीज हम समझेंगे। फिलहाल आप इसको जनरल समझिए कि कोई भी एक ऑर्डिनरी बिल है तो वो किसी भी हाउस में क्या हो सकता है, उसको इनिशिएट किया जा सकता है, उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, उस हाउस में वो बिल पर डिस्कशन होगा, उस पर वोटिंग होगी, वो बिल उस हाउस में पास हो जाएगा, फिर वो दूसरा हाउस में जाएगा, फिर वहां पर डिस्कशन होगा, वहां पर वोटिंग होगी। तो इस तरीके से क्या है कि एक बिल के ऊपर 2 बार चर्चाएं की जाएंगी, 2 बार डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है ना।
तो इसीलिए यहां पर लिखा गया है कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर होने का यही फायदा है कि कोई भी जो बिल वगैरह है, ठीक है, या कोई भी डिसीजन वगैरह है वो रिकंसिडर किया जा सकता है। ठीक, एवरी डिसीजन टेकन बाय वन हाउस गोज टू द अदर हाउस फॉर डिसीजन। दिस मीन्स दैट एवरी बिल एंड पॉलिसी वुड बी डिस्कस्ड ट्वाइस। वही बता रहा हूं आपको। इससे क्या फायदा है? दिस इंश्योर्स अ डबल चेक ऑन एवरी मैटर। इवन इफ वन हाउस टेक्स अ डिसीजन इन हेस्ट, दैट डिसीजन विल बी कम फॉर डिस्कशन इन द अदर हाउस एंड रिकंसिडरेशन विल बी पॉसिबल। वही बात है, ठीक है ना, कि अगर मान लीजिए किसी एक हाउस में चीजें जो है वो थोड़ा जल्दीबाजी में भी कर दी गई हैं, जो बिल है उसको जल्दबाजी में पास कर दिया गया है, लेकिन दूसरे हाउस में जब तक उस पर डिस्कशन नहीं होगा वो वापस दूसरा हाउस में जाएगा, वहां पर रिकंसिडर वगैरह किया जाएगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि उस पर थोड़ा सा ज्यादा रिकंसिडरेशन वगैरह होगा, तो गलत बिल पास होने की या गलत कोई इस तरीके का लॉ बनने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी इसका एक फायदा है कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर क्यों होनी चाहिए, इसके बारे में यहां पर भी आप ये पॉइंट भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा क्या है। ईच ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट हैज डिफरेंट बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब ये जो दोनों के दोनों हाउसेस हैं, ठीक है, कौन कौन से, राज्यसभा और लोकसभा, इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो अलग अलग तरीके से है। ठीक है, कैसे देखते हैं। राज्यसभा जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? राज्यों को, यानी कि स्टेट्स ऑफ इंडिया को। ठीक, इट इज एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। अब ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख लेने हैं। ठीक है, कि इनका जो बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन है अलग है। राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है ये। इसको राज्यसभा के सदस्यों को आप और हम जो है वो इलेक्ट नहीं करते। ठीक, रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट, जो राज्यों के निवासी हैं, यानी कि जो राज्यों के इलेक्टर्स हैं, आप और हम, वो क्या करते हैं? हम लोग मेंबर्स टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह क्या है मैं आपको यहां पर बताते जाता हूं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि ये वर्ड्स आपने हिंदी में ज्यादा सुने हो तो आप लोग इससे जल्दी कनेक्ट कर पाए। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब होता है विधानसभा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि जो विधानसभा के मेंबर्स होते हैं, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, उनका चुनाव में भाग लेते हैं। विधानसभा के सदस्य मतलब विधायक। ठीक है, ये वर्ड भी है, जो कॉमन वर्ड्स हैं वो अगर हम लिखते हैं वो आपको याद रह सकते हैं जल्दी से। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो विधायक होते हैं उनके चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो विधायक हैं, वो क्या करेंगे? दे विल इन टर्न इलेक्ट दी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। तो ये बात आपको यहां पर समझ में आ जानी चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से कि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, पहली बात तो ध्यान रखनी है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। और दूसरी बात क्या है कि इनका चुनाव कौन करते हैं? जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं वो, यानी कि जो विधायक हैं वो। ठीक, इस बात को आप समझ जाइएगा बिल्कुल अच्छे से। अब एक तरीके से वही बात है कि यहां पर लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन है वो इनडायरेक्ट तरीके से हो रही है, क्योंकि हम लोगों को क्या कर रहे हैं? हम विधायक चुन रहे हैं और फिर विधायक जो है इस तरीके से राज्यसभा के सांसदों को चुन रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट हमारा रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। वी कैन इमेजिन टू डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द सेकंड चैम्बर। वन वे इज टू गिव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज और पॉपुलेशन। ये सेकंड चैम्बर की जो बात हो रही है, मतलब ये राज्यसभा की हम लोग बात कर रहे हैं। अब राज्यसभा में अगर हम बात कर रहे हैं तो सीट्स वगैरह को लेकर बात की जा रही है कि राज्यसभा में किस तरीके से सीट्स वगैरह होती हैं। ठीक है, मतलब किस राज्य में कितनी सीट्स हैं, क्या हर राज्य की सीट्स बराबर हैं, ये सब चीजें यहां पर बताई गई हैं। तो इसमें ना ये बोला गया है कि जो प्रिंसिपल है, यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि हम कहें कि प्रतिनिधित्व का जो सिद्धांत है वो क्या हो सकता है? वो दो तरीके से हो सकता है। पहला तो यह है कि हम क्या करें कि जितने भी पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैं, ठीक है, यानी कि देश के जितने भी राज्य वगैरह हैं, उनकी पॉपुलेशन कुछ भी होता रहे, उनका साइज कुछ भी होता रहे, हम क्या करें कि सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दें। यानी कि मान लीजिए हर राज्य की सीटें क्या हो? बराबर हो राज्यसभा में। ठीक है, वी मे कॉल दिस एज सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इसको हम बोल सकते हैं सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ऑन द अदर हैंड पार्ट्स ऑफ द कंट्री मे बी गिवन रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। और दूसरा तरीका यह कहता है कि हम जो राज्यों की जनसंख्या है या राज्यों का जो साइज वगैरह है उसके आधार पर क्या करें? उसके आधार पर हम सीट्स का बंटवारा करें, यानी कि जिस राज्य में ज्यादा जनसंख्या है वहां की सीट ज्यादा हो, जहां की जनसंख्या कम है वहां की सीट्स कम हो। ठीक है, ये चीज यहां पर है। दिस सेकंड मेथड मींस दैट रीजन्स और पार्ट्स हैविंग लार्जर पॉपुलेशन वुड हैव मोर रिप्रेजेंटेटिव इन द सेकंड चैम्बर देन रीजन्स हैविंग लेस पॉपुलेशन। ठीक है, ये सेकंड चैम्बर जो वर्ड आ रहा है इसको आप लोग, आई डोंट नो कि यहाँ पर क्यों लिखा गया है सच। ठीक है, डाउट आप लोगों को हो सकता है, तो बिल्कुल मैं क्लियर कर देता हूं। सेकंड चैम्बर इज नथिंग बट योर राज्यसभा। ठीक है, तो ये सेकंड चैम्बर वर्ड पढ़ के आप लोग डाउट मत कीजिएगा कि ऊपर तो हम लोग लोकसभा राज्यसभा की बात कर रहे थे, अब ये सेकंड चैम्बर क्या है? तो सेकंड चैम्बर कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा है। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या लिखा गया है कि यूएस में क्या होता है, देखिए, एवरी स्टेट हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेनेट। जो वहां का सेनेट है, सेनेट मतलब जो वहां का अपर हाउस है, मतलब विच इज करस्पॉन्डिंग टू अवर राज्यसभा,
वहां पर क्या है कि राज्य की कितनी भी जनसंख्या है या कितना भी एरिया है उसके रिस्पेक्टिव हर राज्य की जो रिप्रेजेंटेशन है या आप कहेंगे जो सीट्स हैं वो बराबर है। ठीक, दिस एंश्योर्स इक्वलिटी ऑफ ऑल द स्टेट्स। अब इसका मतलब क्या है कि हर राज्य के पास समान प्रतिनिधित्व हो जाएगा। ठीक है, बट दिस ऑल्सो मीन्स दैट अ स्मॉल स्टेट वुड हैव द सेम रिप्रेजेंटेशन एज द लार्ज स्टेट्स। ऑब्वियस सी बात है, अब कोई अगर छोटा राज्य है, कोई अगर बड़ा राज्य है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, किसी की जनसंख्या ज्यादा है किसी की जनसंख्या कम है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा कि हर राज्य के मान लीजिए 2-2 सदस्य हैं या 5-5 सदस्य हैं, इस तरीके से। ठीक है, द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन अडॉप्टेड फॉर द राज्यसभा इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन द यूएसए। तो हमने ये वाला यूएसए वाला जो सिस्टम है कि हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन बराबर होगा, ये यूज हमने नहीं करा है। ठीक है, हमने क्या यूज करा है, हमने अलग अलग यूज करा है, मतलब हर राज्य का जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इट इज बेस्ड अपॉन द पॉपुलेशन, कि जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है वहां पर सीट्स ज्यादा है राज्यसभा की, यानी कि उस राज्य का रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज्यादा है, और जहां की कम है वहां पर कम है। ठीक है, और ये जो नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट हैज बीन फिक्स्ड बाय द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी 4थी अनुसूची है। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि 4th शेड्यूल में जो है ये लिखा गया है साफ साफ तौर पर कि किस राज्य से कितने मेंबर्स जो है वो राज्यसभा में जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक सवाल ये पूछा जाता है कि व्हाट वुड हैपन इफ वी वर टू फॉलो द अमेरिकन सिस्टम ऑफ इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। अगर हम अमेरिका का जो सिस्टम है कि हर राज्य से बराबर सीट्स होंगे, हर राज्य का बराबर रिप्रेजेंटेशन हो, अगर हम वो करते हैं तो क्या होगा। देखिए हमारे देश में वो चीज इसलिए नहीं चल सकती है। देखिए क्यों नहीं चल सकती है, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा है। ठीक है, वुड गेट सीट्स इक्वल टू दैट ऑफ सिक्किम, जिसकी पॉपुलेशन है इतनी कम। तो यानी कि कहां 6 लाख और कहां 1998 लाख। ठीक है, कोई अंतर ही नहीं है, मतलब मैं कहूंगा कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ठीक, तो इतने बड़े अगर डिफरेंस होगा तो आप समझ सकते हैं अगर हम सेम सिस्टम लगा दें, मतलब सिक्किम को भी बराबर रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है और उत्तर प्रदेश को भी बराबर रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज नहीं हो, इस डिस्क्रिपेंसी को, इस विसंगति को दूर करने के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता थे उन्होंने ये चीज यूज करी है कि अलग अलग राज्यों को उसकी जनसंख्या के आधार पर रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिलना चाहिए। ठीक, स्टेट्स विद लार्जर पॉपुलेशन गेट मोर रिप्रेजेंटेटिव्स देन स्टेट्स विद स्मॉलर पॉपुलेशन गेट। ठीक है, कि बड़े राज्य जो है यानी कि जहां की जनसंख्या ज्यादा है उसको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और जिस राज्य की जनसंख्या कम है उसको रिप्रेजेंटेशन कम मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहां पर दिया गया है कि मोर पॉपुलस स्टेट, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आपको पता है देश में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर क्या है 31 मेंबर्स हैं, 31 मेंबर है राज्यसभा के। और स्मॉलर स्टेट्स की बात करें या फिर हम छोटे राज्य की बात करें जहां की जनसंख्या कम है जैसे कि सिक्किम, वहां सिर्फ और सिर्फ एक सीट है। ठीक है, अगर हम सिमेट्रिकल वाला यूज कर देते तो क्या होता, उत्तर प्रदेश की और सिक्किम की, महाराष्ट्र की, बिहार की, जो जितनी भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, जो छोटी स्टेट्स भी हैं जैसे कि मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, तो सबका जो सीट्स होती है वो बराबर हो जाती। तो इस चीज को दूर करने के लिए ये हमने एक तरीके से कह सकते हैं कि एसिमेट्रिकल सिस्टम, वी हैव नॉट यूज्ड अ सिमेट्रिकल सिस्टम, हमने एसिमेट्रिकल सिस्टम यूज किया है जिसमें जो नंबर ऑफ सीट्स है वो वेरी कर रही है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे, मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 years। ये ध्यान रखना है कि राज्यसभा का जो सदस्य है उनका कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का। ठीक है, इसके बाद दे कैन गेट री इलेक्टेड, ये भी याद रखना है कि इसके जो मेंबर्स हैं उनको री इलेक्शन भी उनका हो सकता है। ऑल मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा डू नॉट कंप्लीट देयर टर्म्स एट द सेम टाइम। ठीक है, जितने भी राज्यसभा के मेंबर हैं ये अपना कार्यकाल एक साथ खत्म नहीं करते। मतलब जैसे मान लीजिए आज अगर है तो ऐसा नहीं होगा कि 6 साल के बाद सारे के सारे जो सदस्य हैं वो उनका टर्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। एवरी 2 years 1/3 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा कंप्लीट देयर टर्म एंड इलेक्शन आर हेल्ड फॉर दोज 1/3 सीट्स ओनली। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो 1/3 मेंबर हैं, कुल में से 1/3, ठीक है, हर 2 साल के बाद, यानी कि 1/3 इंटू 2 साल। ठीक है, इस तरीके से करते करते जो है हर 6 साल में, यानी कि ये प्रोसेस चलेगा हर 6 साल में। तो 6 साल के बाद क्या होगा कि लोग जो है वो पूरे के पूरे बदल जाएंगे। ठीक है, समझ गए ना, 6 साल के बाद लोग बदलेंगे, यानी कि 1/3 एवरी सेकेंड ईयर। ठीक, इसको आप समझ जाइए। तो वही जो 1/3 लोग हटेंगे उन्हीं का चुनाव होगा सिर्फ और सिर्फ। ठीक, इसी तरीके से आप एक बात यहां पर और समझ जाइएगा कि राज्यसभा जो है वो कभी भी पूरी तरीके से डिसॉल्व या भंग नहीं होती है। इसीलिए राज्यसभा को क्या बोला जाता है, इट इज कॉल्ड द परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा में ऐसा नहीं है। लोकसभा हमें पता है कि 5 साल के लिए होती है और 5 साल के बाद जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं वो सारे के सारे बदल जाते हैं। ठीक,
लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है, राज्यसभा पूरी की पूरी डिसॉल्व कभी भी नहीं होती है, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। और आपने एक चीज और भी अगर कभी ध्यान दी हो तो आप लोग देखेंगे कि लोकसभा के सत्र होते हैं कि पहली लोकसभा, दूसरी लोकसभा, 15वीं लोकसभा, 16वीं लोकसभा, लेकिन पार्लियामेंट ये जो आपका राज्यसभा है, राज्यसभा केस में ऐसा कभी भी नहीं होता कि 16वीं राज्यसभा चल रही है, 17वीं राज्यसभा चल रही है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा एक कंटिन्यूअस बॉडी है। इसके सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स जो है उनका टर्म एक्सपायर होता है, उनका टर्म कंप्लीट होता है, लेकिन राज्यसभा एज अ बॉडी जो है वो पूरी की पूरी डिसॉल्व कभी भी नहीं होती है। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या है? द एडवांटेज ऑफ दिस अरेंजमेंट इज दैट इवन व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड, अगर मान लीजिए कभी लोकसभा डिसॉल्व्ड है, लोकसभा भंग है, एंड द इलेक्शंस आर येट टू टेक प्लेस, और अभी चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव होने बाकी है, द मीटिंग ऑफ द राज्यसभा कैन बी कॉल्ड एन अर्जेंट बिजनेस कैन बी कंडक्टेड, और कोई अगर जरूरत की चीज है, कोई अर्जेंसी का अगर कोई मैटर है तो उसको लेकर राज्यसभा की मीटिंग की जा सकती है और ये बिजनेस किया जा सकता है, तो ये इसका फायदा है। ठीक है, इसके बाद इलेक्टेड मेंबर्स राज्यसभा के कहां से आएंगे वो तो मैंने आपको बता दिया, जो विधायक है वो उसका चुनाव करेंगे, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में? बिल्कुल नहीं, इलेक्टेड मेंबर्स के साथ साथ राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं। ठीक है, और इन मेंबर्स को नॉमिनेट कौन करते हैं? राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एंड दीज नॉमिनेशंस आर मेड फ्रॉम अमंग दोज पर्सन्स हु हैव मेड देयर मार्क इन द फील्ड्स ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। ठीक है, तो इन क्षेत्र के जो लोग हैं उनको बेसिकली क्या किया जाता है? दे हैव बीन नॉमिनेटेड इन द राज्यसभा। ठीक है, वो भी, उनका भी कार्यकाल सेम होगा 6 साल का, लेकिन उनको जो है नॉमिनेट किया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, ये ध्यान रखना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बताऊं, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन रमेश तेंदुलकर जो है वो अभी राज्यसभा के सांसद हैं, रेखा जो है वो राज्यसभा की सांसद है, तो ये जो इस तरीके के हैं, जैसे मैरी कॉम है, ठीक है, मैरी कॉम भी है, तो ये जो है इस तरीके के लोग, इनका ये नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। ठीक है, दे आर नॉट द इलेक्टेड मेंबर्स, दे आर द नॉमिनेटेड मेंबर्स इन द राज्यसभा। ठीक है, चलिए इसको आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पर लोकसभा के बारे में भी बात कर लेते हैं, बाकी जो इसमें है आगे लेक्चर, मतलब जो ये चैप्टर में पूरी की पूरी और बातें कही गई हैं उसको हम अगले लेक्चर में लेके चलेंगे, थोड़ा सा जो पावर्स, फंक्शंस वगैरह होंगे। फिलहाल हम लोग आज ये समझ लेते हैं बिल्कुल अच्छे से कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या है और उनके बीच का अंतर क्या है। ठीक है, तो राज्यसभा तो हम बहुत अच्छे से समझ गए राज्यसभा क्या है, अब इसी को हम पढ़ लेते हैं लोकसभा में, और फिर हम देखते हैं कि क्या इनमें अंतर है और क्या इनमें समानताएं हैं। ठीक है, लोकसभा क्या है? देखिए, लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ये बात आपको समझनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया भी, लोकसभा का मतलब क्या होता है? जनरली सांसद तो खैर राज्यसभा की भी होते हैं, लेकिन हम जिनका चुनाव करते हैं वो या तो वो तो सांसद हैं, और दूसरे तो मैंने आपको बता ही दिया, ये है विधानसभा के विधायक। ठीक है, इनका जो इलेक्शन होता है उसमें आप और हम, मतलब जो जनरल नागरिक हैं, बेस्ड अपॉन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि 18 साल से ऊपर जिनकी भी उम्र है, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो इनके चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ द इलेक्शन द एंटायर कंट्री, ठीक है, और अगर राज्य के केस में बात करें तो स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज ऑफ रफली इक्वल पॉपुलेशन। ठीक है, इसको क्या किया जाता है? टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज में जो है वो बांटा जाता है। ठीक है, जिसको बोला जाता है निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है ना, उस निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है, और वो अकॉर्डिंगली रफली मतलब है इक्वल पॉपुलेशन के आधार पर। वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूएंसी थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। वही मैंने आपको बताया कि जो 18 साल से ऊपर के लोग वोटिंग दे सकते हैं, उसके तहत जो है हर कंस्टिट्यूएंसी में से, यानी कि हर निर्वाचन क्षेत्र में से, या उसको बेसिकली बोला जाता है सीट्स। ठीक है ना, आपने सुना होगा लोकसभा में इतनी सीट है, राज्यसभा में इतनी सीट है, या फिर असेंबली में इतनी सीट है। वो सीट क्या है? वो सीट का मतलब यही है कि जितने भी कंस्टिट्यूएंसीज हैं वो। ठीक है, तो हर सीट पर या हर कंस्टिट्यूएंसी से एक व्यक्ति को जो है वो चुना जाएगा, वेयर द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एवरी इंडिविजुअल वुड बी इक्वल टू अनदर। यानी कि यहां पर जो वैल्यू ऑफ वोट है, जैसे कि हम लोगों ने प्रेसिडेंट के केस में बात की थी, वहां पर जो वैल्यू ऑफ वोट है इलेक्टर्स की वो अलग अलग है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। ठीक है, यहां पर सबके जो वोट है उसकी वैल्यू 1 है, एक वोट है और उसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 वोट 1 वैल्यू। ठीक है, कि हमारे वोट की कोई वैल्यू जो है वो ज्यादा नहीं है, वो सिर्फ 1 वोट है। ठीक है, 1 वोट एंड 1 वैल्यू। ठीक, अगर आज की डेट में हम बात करें तो हमारे पास 543 कंस्टिट्यूएंसीज हैं। दिस नंबर हैज नॉट चेंज्ड सिंस 1971 सेंसस। ठीक है, इस नंबर को फिक्स किया गया है कि 1971 के सेंसस के आधार पर ही ये डेटा कैलकुलेट किया जाता है, और हमने राष्ट्रपति के केस में भी बात की थी कि जो वैल्यू ऑफ वोट काउंट की जाती है वो भी 1971 के सेंसस या उसकी जनगणना के आधार पर ही की जाती है। ठीक है, इसके बाद लोकसभा जो है इसका चुनाव होता है 5 साल के लिए। ठीक है, लोकसभा 5 साल के लिए चुनी जाती है।
यानी कि ये इसका मैक्सिमम पीरियड है। मैंने आपको ये पिछले लेक्चर्स में भी मैं आपको रोज ये चीज़ बताते आया हूं कि जैसे कोई भी सांसद चुना जाता है या कोई भी विधायक चुना जाता है, उसका टर्म फिक्स है और वो मैक्सिमम टर्म है, ठीक है, 5 साल का। लेकिन उसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव वगैरह होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो मंत्री बनते हैं, उनका कोई टर्म फिक्स नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यहां तक कि प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का भी कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है। आप नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बन रहे हैं या मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो वो 5 साल के लिए बने रहेंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन लोकसभा का जो मैक्सिमम टर्म है वो 5 साल का है, यानी कि कोई भी अगर सांसद बनता है आज की डेट में या विधायक बनता है तो वो 5 साल तक रह सकता है मैक्सिमम, ठीक। लेकिन हमने एग्जीक्यूटिव के चैप्टर में भी ये बात की है कि 5 साल के कंप्लीट होने से पहले भी लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है, लोकसभा भंग हो सकती है। किस कंडीशन में? 2 कंडीशन है। पहली तो यह है, इफ नो पार्टी और कोलिजन कैन फॉर्म द गवर्नमेंट, अगर कोई भी सिंगल पार्टी या फिर जो कोलिजन है यानी कि जो गठबंधन है वो अगर सरकार नहीं बना पाता है तब। और दूसरा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो एडवाइस कर दे प्रेसिडेंट को टू डिसॉल्व द लोकसभा एंड होल्ड फ्रेश इलेक्शंस, ठीक है। कि हमने बात की थी कि इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन अगर हो रहा है इलेक्टोरेट्स का, तो प्राइम मिनिस्टर जो है राष्ट्रपति को इस तरीके की सलाह दे सकते हैं कि लोकसभा को भंग कर दिया जाए और नए चुनाव जो है वो फ्रेश इलेक्शंस कराए जाए, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें यहां पर कही गई है। तो आज हम इसको इतना ही रखेंगे। आई होप कि आप लोग ये चीजें समझ गए होंगे कि राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, 2 हाउसेस की जरूरत हमें क्यों है, पार्लियामेंट क्या है, ठीक है। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई हैं। आप लोग छोटे छोटे फॉर्म्स में या छोटे छोटे मैं कहूंगा कि स्मॉल नोट्स बना के जरूर, इनके माइक्रो नोट्स आप लोग जरूर रख लें अपने पास, ठीक है। आपको सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोग लिख के इनको नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि कभी भी आपसे अगर इस तरीके का कोई छोटा सवाल पूछा जाए कि 2 हाउसेस क्यों जरूरी है, ठीक है, या फिर पार्लियामेंट का रोल क्या है, कि जैसे हमने बात करी कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस को राज्यसभा या जो पार्लियामेंट है वो किस तरीके से कंट्रोल करती है, ठीक है। या फिर हम कहें कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर की जरूरत क्यों है, कि जो कोई भी डिसीजन है उसको दोबारा रिकंसिडर कराया जा सकता है। ये सारी चीजें जो है वो आप छोटे छोटे नोट्स में, 1-1, 2-2 लाइन के नोट्स में बिल्कुल जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को कभी भी इस तरीके का कोई जवाब अगर पूछा जाए तो आप उसका जवाब जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी इस चैप्टर को हम लोग अगले लेक्चर से आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा लंबा चैप्टर जरूर है, लेकिन समझ में आप लोगों के जरूर आ जाएगा। और एक बार आप इसको अगर समझ जाएंगे तो फिर आप लोगों के लिए जो हम आगे पूरा का पूरा यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में बात करेंगे, डिटेल में स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात करेंगे, तो वो आपको फिर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में इस चैप्टर को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है, दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिल रहे हैं, चैप्टर वाइज नोट्स भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, और क्विजेस भी आपको चैप्टर वाइज वहां पर बहुत जल्द मिल जाएंगे। कोर्स परचेस करने संबंधी अगर आपको टेक्निकल क्वेरी फेस करते हैं तो आप हमसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, दैट इज 9498086380। बाकी अगर आप हमसे कोई भी और बात शेयर करना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें या कुछ बताना चाहें, आपका कोई डाउट है आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमसे हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप हमारे अदर कोर्सेज को इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।